फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 11 नवंबर का। 11 नवंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो नई दिल्ली से आई है, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ। यह आतंकी हमला अभी तक नहीं बताया गया है, और जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर में आपको नहीं पता चलेगा। आज सुबह जो नई अपडेट आई है उसके अंदर में यह कहा गया है कि दिल्ली का जो लाल किला, जो हमारी हेरिटेज का एक पार्ट है और हमारी स्वतंत्रता से उसको लिंक होता है, क्योंकि 15 अगस्त की जो परेड है वो लाल किले के पास होती है। और लाल किले के पास कल एक बम धमाका, यहां पर जो बम धमाका हुआ है उसके अंदर में 9 लोग कल तक मारे गए थे। अब वो संख्या बढ़कर 13 तक हो चुकी है। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या इंप्लीकेशन निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले तो कल शाम को 7 बजे के अराउंड जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके पास जो ट्रैफिक लाइट है वहां पर एक गाड़ी के अंदर में ब्लास्ट हो गया। और उस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के अंदर में जो 9 लोग हैं वो कल तक मारे जा चुके थे। अब वो संख्या बढ़कर 13 तक हो चुकी। यहां पर अब ये देखना पड़ेगा कि जो ब्लास्ट हुआ था वो हुआ था I-20 गाड़ी के अंदर में, जहां पर यह पता लग रहा है कि एक पुलवामा जो जम्मू कश्मीर के अंदर में आती है उसके रेजिडेंट के नाम पर थी। उस गाड़ी के अंदर में यहां पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट होने के बाद जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वो इंसिडेंट की जगह पर गए, और इंसिडेंट की जगह पर जाने के बाद उन्होंने यहां पर अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको NIA, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उसको यहां पर ये जांच सौंप दी गई है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पड़ोसी स्टेट हैं जिसके अंदर में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस सारे रीजन को यहां पर हाई अलर्ट के अंदर में छोड़ दिया गया। यहां पर अब पूरी जांच की जाएगी कि ये जो हमला हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे कौन सा टेरर मॉड्यूल था और कौन सा आतंकवादी संगठन जो है वो इसके पीछे था। अभी तक इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेवारी ली। अब यहां पर एक और बात आती है जहां पर पूरी ऑपोजिशन पार्टीज ने यह कहा कि ये एक निंदनीय स्टेप है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह आती है कि हमारे देश की सुरक्षा करने में हमारी जो सरकार है वो विफल रही है, क्योंकि अगर हमारी राजधानी के अंदर में इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो वो हमारी सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान उठाया जाए। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी इसी से ही रिलेटेड है। लेकिन यहां पर मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि जब तक कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी कि कौन इन्वॉल्व था, कौन टेररिस्ट ग्रुप था, तब तक मैं आपको ये जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहता। जब भी इसकी रिपोर्ट आएगी वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड, जहां पर जम्मू कश्मीर से लेके फरीदाबाद जो NCR के रीजन के अंदर में आता है, यहां पर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट करते हुए जहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल को यहां पर बस्ट किया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर में 2900 किलोग्राम जो एक्सप्लोजिव है वो यहां पर सीज किया गया है, और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो टेरर मॉड्यूल से यहां पर लिंक थे। 3000, लगभग 3000 किलो RDX अगर सीज किया गया है, अलग अलग 15 लोकेशन से सीज किया गया है, तो यहां पर सबसे पहला सवाल यह आता है कि ये जो एक्सप्लोजिव है ये जम्मू कश्मीर के अंदर में कैसे आया और यहां पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस क्या कर रही। एक बात सराहना की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने और उसके साथ साथ जो ATS है उसने यहां पर जो कॉन्फेस्टिकेट किया है, जो ये एक्सप्लोसिव पाया गया है और इसको सीज कर लिया गया है, यहां पर एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना से हमें बचाया है। एक और ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर
जो फरीदाबाद है वहां पर 350 केजी एक्सप्लोजिव और यहां तक कि AK-47 जो है वो सीज की गई। और यहां पर आपको सबसे जरूरी बात यह आती है कि 2 डॉक्टर्स जो हैं, जो इंटरस्टेट ट्रांजिशनल टेरर मॉड्यूल को यहां पर उसके अंदर में भागीदारी कर रहे थे, उनको यहां पर अरेस्ट किया गया। आप एक बात सोचिए कि जो टेररिस्ट है वो किस तरह से जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि 2 डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, वो अगर टेरर मॉड्यूल के अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहां पर अब हमें पूरी जांच करनी पड़ेगी और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह से अगर ब्रेन वॉश हो रहा है तो ब्रेन वॉश के पीछे कौन सा मॉड्यूल है। किसी तरह का कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है जहां पर लोगों को ऑनलाइन इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो भारत के अंदर में इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। यहां पर एक और सवाल आता है, दिल्ली के बगल में फरीदाबाद के अंदर में अगर 350 केजी एक्सप्लोजिव है, AK-47 अगर फरीदाबाद तक पहुंची हुई है, तो यहां पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहां पर एक सवालिया निशान भी उठता है कि इतनी भारी मात्रा के अंदर में जो एक्सप्लोजिव है वो इतनी अंदर तक कैसे आया। यहां पर अब जितने भी सवाल हैं उसके जवाब जब भी रिपोर्ट के अंदर में आएंगे वो हम आपके लिए ले आएंगे, लेकिन सबसे जरूरी कुछ बातें हैं वो आपके साथ डिस्कशन होना चाहिए। और यहां पर यह डिस्कशन हमें सरकार से भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स जैसी जो प्रोफेशन है वो यहां पर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। दूसरा ये बात आती है कि एक्सप्लोजिव जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर में 3000 केजी और अगर दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद के अंदर में 350 केजी अगर यहां तक पहुंचा है तो जितने भी स्टेट की पुलिस और उसके साथ साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस वो यहां पर क्या कर रही थी, किस तरह से इतना भारी भरकम जो एक्सप्लोजिव है वो यहां पर कैसे पहुंचा है। पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने के लिए जो यहां पर साजिश की जा रही थी, अब इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार से हमें सवाल पूछने चाहिए कि यहां पर ऐसा कैसे हो गया है। एक बात और आती है कि अगर 3000 केजी एक्सप्लोजिव जम्मू कश्मीर पुलिस अगर कॉन्फिस्केट नहीं करती तो उससे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। कौन भूल पाया है पुलवामा का अटैक, जिसके अंदर में सीआरपीएफ के जवानों को जिस तरह से मार गिराया गया था 14 फरवरी 2019 को। और उसके बाद अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था वहां पर जो निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर में जिस तरह से टेररिस्ट ने एक्टिविटी की थी, अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तानी लेड टेररिस्ट ग्रुप इसके अंदर में इन्वॉल्व है तो अब क्या यहां पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होना चाहिए। हमारी आर्म फोर्सेस कई बार यह कह चुकी हैं और हमारी सरकार भी यह बात कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ ऑन होल्ड रखा हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो क्या दोबारा से ऐसा समय आ चुका है जहां पर सरकार दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को यहां पर लॉन्च करने वाली, और अगर ये लॉन्च होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, जो भी रिपोर्ट फाइनली आएगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हेल्थ मिनिस्ट्री से आई और हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहां पर अब गाइडलाइंस जारी की है जहां पर उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मामला है उसके अंदर में अब प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अंदर में अगर कोई भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो जो हमारा नया लॉ लेके आए थे 2025 के अंदर में, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू 2025 के अंदर में यहां पर अब जो गाइडलाइंस है उसके अंदर में जो ट्रांसप्लांट है उसको इजी किया गया है ताकि जो ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है वो आसान हो सके। जो नेक्स्ट 2 खबरें हैं हमारी वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से आई है, जहां पर जो दोनों पार्टियां हैं
तमिलनाडु की डीएमके पार्टी और वेस्ट बंगाल की टीएमसी पार्टी, उन दोनों ने यह कहा है कि जो एसआईआर यहां पर हो रही है ये गलत है। जहां पर ममता बनर्जी ने यह कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो एक तरह की सुपर इमरजेंसी है। इमरजेंसी जहां पर 1975 के अंदर में लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, यहां पर ममता बनर्जी ने उसको एक सुपर इमरजेंसी की संज्ञा दी है। क्या यहां पर आप उससे एग्री करते? यहां पर उन्होंने कहा कि जो वोट का जो अधिकार है उसको वंचित किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, और इसीलिए जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसका विरोध कर रही है टीएमसी सरकार। वहीं पर जो एमके स्टालिन है उन्होंने ये कहा कि जो डीएमके पार्टी है, जो द्रविड़ पार्टी है, यहां पर उसको रोकने के लिए एक पॉलिटिकल वेपन के थ्रू जो एसआईआर है उसको पॉलिटिकल वेपन का। वहीं पर जो एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि जो एसआईआर है उसको एक पॉलिटिकल वेपन के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां पर उसका पूरी तरह से विरोध करेंगी तमिलनाडु की सरकार। यहां पर अब देखना यह होगा कि जो डीएमके पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई है, वहीं पर जो टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी की वो कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में गई है। अब उसके अंदर में क्या डेवलपमेंट होगी और क्या फैसला आएगा वो देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर है अगर हमारी, वो सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो इस समय पर इकलौती महिला जज है हमारी पीबी नागरत्ना, यहां पर वो एक केस की सुनवाई कर रही थी और केस था कि जिस तरह से वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा के अंदर में और हमारी पार्लियामेंट के अंदर में होना चाहिए, और उसके लिए 106वीं जो संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर में 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए यहां पर किया गया था। यहां पर जो हमारी जस्टिस पीबी नागरत्ना है, यहां पर उन्होंने कहा कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी अगर देश के अंदर में है तो वो वुमेन है, और उनको जो 106वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है उसको जल्द से जल्द यहां पर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। यहां पर ये ओरल रिमार्क था, फाइनल रिमार्क अभी भी जो पीबी नागरत्ना और आर माधवन की बेंच है उन्होंने यहां पर फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, जहां पर ये कहा जा रहा है, डिमांड जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 जो है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। जहां पर सरकार का कहना ये है कि जब भी नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक केस सुन लिया। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 नवंबर और 3 नवंबर को राजस्थान और तेलंगाना के अंदर में जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, यहां पर अब उन्होंने एनएचआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनसे सवाल पूछे हैं कि अगर जो नेशनल हाईवेज हैं उनके अंदर में जिस तरह से अब जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए यहां पर अब एफिडेविट के अंदर में वो रिपोर्ट जारी करे और ये सुनिश्चित करे कि एनएचएआई की यहां पर कोई गलती थी और किस वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अब जब भी एनएचएआई अपना जवाब दाखिल करेगा और जो भी जवाब दाखिल करेगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो तेलंगाना के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का चार्जेस जो हैं वो 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। यहां पर हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मेहता की जो बेंच है, यहां पर उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया था जहां पर यह कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो स्पीकर हैं तेलंगाना विधानसभा के वो यहां पर अपनी रिपोर्ट दें, और जिस तरह से जो बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति है उसके जो एमएलए हैं उनके खिलाफ क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो यहां पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, 3 महीने की जो डेडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर की थी, लेकिन स्पीकर ने यहां पर कोई फैसला नहीं दिया है। इसीलिए 17 नवंबर को उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का चार्जेस जो है वो यहां पर चलेंगे। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर एपेक्स कोर्ट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है जहां पर जो जजेस है उनको मिलिंग किया जाता है और उसके बाद एक अपोलॉजी कर जो केस है उसको यहां पर माफ कर दिया जाता है।
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एडवोकेट्स हैं और यहां तक कि जो पिटिशनर हैं, जब उनको मन मुताबिक जो भी फैसला है वो नहीं होता है, तो वो पर्टिकुलर जज के खिलाफ गलत बयान देते हैं और बाद में नॉर्मल सी माफी मांग लेते हैं। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो के विनोद की जो बेंच है, यहां पर उन्होंने ये कहा कि हमें इसके अंदर में अब सुनवाई करनी पड़ेगी और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जजेस की जो इमेज है उसको टार्निश नहीं होना चाहिए, और यहां पर जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है यहां पर उसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो दिल्ली हाईकोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में जो एनआईए हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उसने ये कहा है कि जो यासिन मलिक की जो डेथ पेनल्टी की जो प्ली है उसकी सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर में नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रिमार्क है, ये जो ओरल रिक्वेस्ट है, ये एनआईए की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में लगाई गई है। अब देखना ये है कि क्या दिल्ली कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट, वो इसको मानती है, क्या फैसला देती है, ये देखने की बात है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आज अपना 2 दिन का जो भूटान की जो स्टेट विजिट है उसको यहाँ पर आज भूटान जाएंगे, और भूटान जाने के साथ साथ वो वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको भी यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे। इससे पहले जो लॉर्ड बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो इंडिया ने भूटान के अंदर में भेजे थे, ताकि जो भूटान के अंदर में जो फेस्टिवल चल रहा है वहां पर भूटानीज लोग जो है वो यहाँ पर उसको विजिट कर सके और प्रेयर भी कर सके। यहाँ पर अब जो ये विजिट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भूटान है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के अनुसार ही रखता है और इंडिया उसकी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन भी करता है। तो इसीलिए हमारे नेबरिंग स्टेट के अंदर में जो भूटान है वो इंडिया का एक इंपॉर्टेंट अलाई है, एक पार्टनरशिप चलती है, और इसीलिए ये जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिलेटेड है, जो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी हैं। यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है वो ये चाहती है कि एक कोऑपरेटिव बैंक पर सिटी होना चाहिए, और इसके लिए यहां पर उन्होंने 2 जो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड जो एप्स हैं उनको भी यहां पर इनॉग्रेट किया। जहां पर पहली जो ऐप है वो है सहकार डिजी पे और दूसरी जो है सहकार डिजी लोन। इन दोनों एप्स को जो लॉन्च किया गया है इसके अंदर में उन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो यहां पर अब जो लोन्स हैं और जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहां पर उन्होंने एक बात और बताई है कि पिछले 2 साल के अंदर में जो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो 2.8% हुआ करते थे, अब वो घटकर 0.6% हो गए हैं, और यहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो म्यांमार से रिलेटेड है, और म्यांमार के अंदर में इंडिया के 197 सिटीजन जो हैं जो साइबर क्राइम के अंदर में सेंटर्स में यहां पर इन्वॉल्व थे और उनको यहां पर रेस्क्यू किया गया है। म्यांमार जहां पर मिलिट्री युंटा का जो शासन चल रहा है, यहां पर अब एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ जहां पर थाईलैंड की, म्यांमार की सरकार की और इंडिया की मदद से यहां पर 197 जो इंडियंस हैं उनको यहां पर रेस्क्यू किया गया है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो नई दिल्ली से आई। नई दिल्ली के अंदर में एक तरफ जहां पर लाल किले के अंदर में एक बम ब्लास्ट हुआ है, वहीं पर जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पर जो दिल्ली पोल्यूशन का जो क्राइसिस है वो यहाँ पर अभी भी बरकरार है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आज 11 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर की स्टेट में ही रहने वाली है, जहां पर एक्यूआई लेवल दिल्ली के अंदर में जो 400 है वो हिट कर चुका है, जो नॉर्मल लेवल है वो 100 होना चाहिए। लगभग 4 टाइम्स जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पर खराब है। यहाँ पर एक और बात देखी गई है, जहां पर जो सीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने अभी तक यहाँ पर एयर क्वालिटी का जो डाटा है वो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ पर एक तरह का ब्लेम गेम चल रहा है, जहां पर जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ये कह रही है कि उन्होंने जो 10 साल के अंदर में जो जो व्यवस्था, जो पोल्यूशन की व्यवस्था पूरी तरह से खराब कर दी थी, उसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है।
कुछ यहां पर ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर में पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से यहां पर दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब है। लेकिन ओवरऑल सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर में जो रेजिडेंट हैं उनके लिए जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, और यहां पर हमें कुछ होलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी और एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जहां पर हम एयर क्वालिटी जो एक मूलभूत अधिकार है और राइट टू लाइफ के अंदर में आता है, जहां पर एक अच्छी और शुद्ध हवा का जो फंडामेंटल राइट है वो सबको यहां पर मिलना चाहिए। तो लास्ट खबर है हमारी, वो भी नई दिल्ली से आई है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है अब उसको यहां पर हटाकर एक नई स्पोर्ट्स सिटी का बनाया जाएगा। यहां पर सरकार ने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो 1982 के एशियन गेम्स के दौरान जो बनाया गया था, अब उसको ब्रेक किया जाएगा और यहां पर एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी, ताकि यहां पर जो स्पोर्ट्समैन है वो यहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें और सबके लिए यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा सराहनीय कदम है, लेकिन यहां पर अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी रिकंस्ट्रक्शन कब तक होती है और इसकी रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको यहां पर अच्छी फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो अल शरा से रिलेटेड। अल शरा जो इस समय पर सीरिया के प्रेसिडेंट है और आज से कुछ 4 दिन पहले तक एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हुआ करते थे अल कायदा के, अब यहां पर उनको टेररिस्ट का जो थप्पा है वो हटा दिया गया है। उनके ऊपर जो लगभग $10 मिलियन का जो इनाम रखा हुआ था वो भी हटा दिया गया है। और अब यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो अल शरा जो इस समय सीरिया के राष्ट्रपति हैं उनसे यहां पर मुलाकात की। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीरिया के ऊपर जिस तरह से सैंक्शंस लगे हुए हैं, अल शरारा ने बताया कि वो चाहते हैं कि सीरिया के ऊपर जितने भी जब प्रतिबंध लगे हुए हैं उनसे उनको निजात मिले और फाइनली सीरिया के अंदर में जो रीडेवलपमेंट का काम है वो यहां पर हो सके। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर एक अच्छी खबर आई है और फाइनली अब जो शटडाउन है वो यहां पर खत्म हो सकता है, जहां पर यूएस सेनेट जी ये मान गया है कि 30 जनवरी तक जो शटडाउन है वो यहां पर चलेगा। और इस बीच में जो सरकार है और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मिलकर बातचीत करेंगे और जो बराक ओबामा की जो हेल्थ फैसिलिटीज की जो एक सब्सिडी चलती थी उसके ऊपर अब विचार किया जाएगा। यहां पर यूएसए के अंदर में सबसे बड़ा सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो शटडाउन है वो फाइनली अब खत्म हो सकता है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है और डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच गलत तरह से यहां पर दिखाया गया था बीबीसी के अंदर। बीबीसी जो यूके की ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो कॉरपोरेशन है, यहां पर अब उसके अंदर में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जहां पर उनके डायरेक्टर टिम डेव और टर्नस ने यहां पर अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहां पर अब ये इस्तीफा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये कहा है कि वो सू करेंगे बीसीसी को, और क्योंकि उन्होंने उनकी जो स्पीच है उसको इस तरह से एडिट किया था और प्रस्तावित किया था जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है उनको यहां पर टार्निश किया जा रहा है। वहीं पर जो बीबीसी है उन्होंने ये कहा कि उनकी जो ये एडिट थी ये गलती थी, लेकिन ओवरऑल जो बीबीसी है वो यहां पर अच्छी रिपोर्टिंग करता है और उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडिटेड वीडियो आई थी उसके लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी रिपोर्टरशिप है वो अच्छी है और वो यहां पर किसी भी तरह का मलाइन जो है वो यहां पर नहीं रखते। यहां पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक जो डॉक्यूमेंट्री है वो बीबीसी ने रिलीज की थी, यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप की जो एक एडिटेड वीडियो है इसीलिए यहां पर इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज को टार्निश करने के लिए। जिस तरह से बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, यहां पर अब बीबीसी के ऊपर में कुछ सवाल उठाए जाने चाहिए कि क्या वो अलाइन है किसी की तरफ, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये वीडियो ना होती तो क्या ऐसा ही कदम वो उठाते। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो थाईलैंड और कंबोडिया जो हमारे ईस्टर्न साइड के अंदर में
जो नेबरिंग कंट्रीज है, यहां पर अब जो सीज फायर है वो यहां पर अब पीस डील ब्रेक हो गई है। पीस डील ब्रेक इसलिए हुई है क्योंकि थाईलैंड के जो 2 सोल्जर्स हैं वो यहां पर लैंड माइन एक्सप्लोजन के अंदर में इंजर्ड हो गए हैं। और फाइनली देखना ये होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया, जिनके बीच में जो सीज फायर है वो इस बार की एशियन समिट के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली करवाया था, क्या वो दोबारा से ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां पर जो ग्रामीण बैंक, जो मोहम्मद यूनिस, जो इस समय पर जो इंटरिम जो सरकार चल रही है उसके चीफ है, यहां पर उनके जो ग्रामीण बैंक है उसके ऊपर में क्रूड बम एक्सप्लोजन हुआ है और हेडक्वार्टर है जो ग्रामीण बैंक का उसके अंदर। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनिस के जो बैंक है उनके सामने इस तरह का एक्सप्लोजन होना, तो ये दिखाता है कि बांग्लादेश के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। जो लास्ट खबर है हमारी वो पाकिस्तान से आई, जहां पर एक तरह का नया कू हो रहा है। जो आसिफ मुनीर, जो इस समय पर फील्ड मार्शल हैं और जनरल हैं, यहां पर अब उनको एक नया डेजिग्नेशन देने वाले हैं और अब वो हो जाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर में जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो यहां पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है और एक लेजिटिमेट तरीके से यहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बदलाव हो रहे हैं। जो बदलाव है वो सेनेट, जो ऊपरी सदन है, उससे पास हो चुका है और अब देखना यह है कि अगर लोअर हाउस भी इसको पास कर देता है तो फाइनली जो आसिफ मुनीर, जो 28 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, अब वो नए पोस्ट के ऊपर में आ जाएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि आसिफ मुनीर के पास होगा न्यूक्लियर बॉम्ब का स्विच। एक ऐसा स्टेट और एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जनरल जो इंडिया के खिलाफ गलत गलत वक्तव्य देता है, उसके पास अगर न्यूक्लियर बटन आ जाता है तो यहां पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।